यस, सो वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, अब हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के पार्ट 2 को कंटिन्यू करते हैं। एंड आई होप कि पार्ट 1 सबने अच्छे से एंजॉय करा होगा, अच्छे से समझा होगा, है ना। पार्ट 2 में क्या होगा बेटा कि हमारे पास कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स होंगी। मतलब इन क्वेश्चंस में, ये जो क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम गिवन है, ठीक है। उन वर्ड प्रॉब्लम्स की मदद से हमें लीनियर इक्वेशन को बनाना है। फिर उनको सॉल्व करके जो भी हमसे पूछा जा रहा है उसका हमें आंसर बताना है। पहले तो हमें वर्ड प्रॉब्लम्स गिवन थी, उसको हम सॉल्व करना सीख रहे थे। लेकिन अब हमें पहले हमें लीनियर इक्वेशंस गिवन थी, तो हम उनको मतलब सॉल्व करना सीख रहे थे। लेकिन अब क्या है, अब वर्ड प्रॉब्लम्स गिवन है, यहाँ से हम लीनियर इक्वेशन बनाना सीखेंगे, ठीक है। ध्यान देना कैसे बनती है। ओके, क्वेश्चन 14 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 14 कह रहा है ए एंड बी आर फ्रेंड्स। ए और बी दो दोस्त हैं। ए इज़ एल्डर टू बी, ए बी से बड़ा है बाय 5 ईयर्स। इसका मतलब क्या है, ए बी से बड़ा तो है लेकिन कितने साल बड़ा है? 5 साल बड़ा है, ठीक है। जैसे मान लो बी की एज 20 साल है, तो ए की एज कितनी हो गई? ए की एज हो गई उससे 5 साल ज़्यादा। इसका मतलब बी की एज में हम 5 साल को ऐड कर देंगे, ठीक है। सेंस समझ में आया? अगला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? बी सिस्टर, जो बी की जो सिस्टर है ना, सी, मतलब बी की एक बहन है सी, इज हाफ द एज ऑफ बी। मतलब बी की जो सिस्टर है ना सी, उसकी एज बी से आधी है ना। जैसे मान लो बी की एज 20 साल हुई बी की, तो सी जो कि बी की सिस्टर है, उसकी एज कितनी हो जाएगी? 10 साल, है ना। वाइल, अब हम देखें ए के जो फादर हैं डी, मतलब यहाँ पे कितने किरदार हैं? ए बी सी और डी। तो ए के जो फादर है ना डी, वो उनकी एज 8 ईयर ओल्डर देन, मतलब 8 साल बड़ी है, 8 साल बड़ी है, ट्वाइस द एज ऑफ बी। जितनी बी की एज है, सुनना ध्यान से, इसको हम कैसे समझेंगे। जितनी बी की एज है ना, उसका ट्वाइस, मीन्स जितनी भी एज होगी बी की, जैसे मान लो बी की 10 साल है, तो उसका ट्वाइस कितना हो गया? ट्वाइस हो गया उसका 20। उसमें और 8 साल ज़्यादा, उतनी एज जितनी आई टोटल 28 साल, उतनी एज है ए के फादर की। फिर से, अगर बी की एज को जो भी है उसका ट्वाइस करने पर अगर हम उसमें 8 को और ऐड कर दें, तो जो टोटल एज बन के आएगी वो ए के पापा की एज होगी बेटा, है ना। और हमें गिवन है कि 48 साल उनकी एज है। अब अच्छा, इफ़ द प्रेजेंट एज ऑफ डी, अब डी की अगर, मतलब उनके पिताजी की एज अगर डी की 48 ईयर्स है, देन फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ ए बी और सी। तीनों की हमें प्रेजेंट एज बतानी है। तो सॉल्व करते हैं इसको। तो 14 को कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, ए की एज बी से ज़्यादा है, मतलब ए बी से 5 साल बड़ा है, ठीक है। तो मैं ऐसे कह सकता हूँ, अगर मैं इसको डायरेक्टली करूँ, कि ए की एज जो है वो बी से 5 साल बड़ी है। सही बात है, पहली कंडीशन ये बनी। ओके, बी की जो सिस्टर है ना सी, उसकी एज बी की आधी है, इज़ हाफ द एज ऑफ बी, ठीक है। मतलब सी की जो एज है वो आधी है किसके? बी की एज से, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक बात सबको क्लियर है। वाइल, अब ए के जो फादर है ना डी, डी की जो एज है वो बी के ट्वाइस में 8 ज़्यादा है। मतलब अगर मैं बी का ट्वाइस कर दूँ, जितनी बी की एज होगी उसका ट्वाइस में से 8 और ज़्यादा बढ़ा दूँ, तो टोटल एज जो आई वो डी की एज है। ये मेरे पास 3 कंडीशंस बननी है, 3 कंडीशनें मेरे पास बन के आ गई, ठीक है।
अब हमें प्रेजेंट एज दे दी है डी की 48 साल, 48 ईयर्स। तो डी की प्रेजेंट एज तो हमें दे ही दी है 48, तो डी की जगह हम 48 रख देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 40 इक्वल टू 2b। तो b की वैल्यू कितनी हो गई 20, मतलब b की जो प्रेजेंट एज आई वो आ गई 20 साल, 20 ईयर्स आ गई। तो यहाँ से हम, अगर मैं b की एज को a में रख दूँ यहाँ पे फर्स्ट में, तो यहाँ से मुझे a की एज मिल जाएगी, क्योंकि a की एज b से 5 ज़्यादा है, तो a की एज 25 साल आ गई। a की आ गई, b की आ गई, अब c की भी निकाल लेंगे। अब आप कहोगे सर कि c की एज तो b की आधी है, हाफ है, तो b की हमने कितनी निकाली है 20 साल, c की 10 साल आ गई, c की कितनी आ गई 10 ईयर्स। अब ऑप्शन में देख लो कि a की 25, b की 20 और c की 10 किस में है। a की 25, b की 20 और c की 10 इसी में है, यही मेरा आंसर हो गया। ठीक है, बस सबसे ये इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि आपको ये रीड करना अच्छे से आना चाहिए, है ना। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। अच्छा, जो नोटबुक की जो कॉस्ट है वो पेन की नोटबुक की कॉस्ट की ट्वाइस है, मतलब पेन की जो कॉस्ट है उसकी ट्वाइस है ना। तो अब क्वेश्चन में और क्या कह रहा है, इफ़ द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज़ एक्स। अच्छा, पहले से ही बता दिया उन्होंने कि ये लोग नोटबुक की कॉस्ट को एक्स रुपीज़ मान रहे हैं और पेन की कॉस्ट को ये मान रहे हैं वाई रुपीज़। तो इनकी लीनियर इक्वेशन क्या बनेगी 2 वेरिएबल में। बहुत आसान हो गया ये तो। देखो, कंडीशन के अकॉर्डिंग 15 वाला है ना, अकॉर्डिंग टू कंडीशन बेटे, नोटबुक की जो कॉस्ट है वो ट्वाइस है किसके, कॉस्ट ऑफ पेन के, है ना। यही है कहने का मतलब। अगर मान लो पेन की कॉस्ट, अगर पेन की कॉस्ट 4 रुपये होगी तो नोटबुक की कॉस्ट कितनी होगी, नोटबुक की कॉस्ट कितनी होगी। तो आंसर है सर पेन की जितनी कॉस्ट है उसका ट्वाइस, मतलब 2 × 4, है ना। अगर मान लो पेन की कॉस्ट एक्स रुपीज़ है तो नोटबुक की कॉस्ट कितनी होगी, तो आंसर है सर 2 × x। फॉर एग्जाम्पल मान रहा हूँ मैं, है ना। ओके, तो नोटबुक की कॉस्ट तो हमें पहले से दे ही दी है x, और पेन की कॉस्ट दे रखी है y, तो 2 × y। तो ये x इक्वल टू 2y एक कंडीशन बन गई, एक इक्वेशन बन गई। अब मैं काम कर सकता हूँ वो ये कि मैं 2y को इधर ले आ रहा हूँ, तो ये मेरी एक लीनियर इक्वेशन बन गई बेटा, एक लीनियर इक्वेशन बन गई 2 वेरिएबल में। अब देख लो कि ये इक्वेशन कौन से ऑप्शन में आ रही है, x - 2y ये आ रही है बी वाले ऑप्शन में, यही मेरा आंसर हो गया। समझ में आया किस तरीके से हमने इक्वेशन बनाई है। यही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है बेटा। अगर आप ये अभी से सीख गए तो आपको क्लास 10th में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, है ना। अगला क्या कह रहा है, 2 प्लेयर्स ए और बी दोनों साथ मिलके 500 रन बनाते हैं इन अ क्रिकेट मैच में। अच्छा, एक क्रिकेट मैच में 2 प्लेयर खेल रहे हैं और दोनों ने साथ मिलकर 500 रन खड़े कर दिए। बहुत जीदार वाले प्लेयर हैं तो भाई, है ना। ठीक है, फाइंड द लीनियर इक्वेशन सेटिस्फाइंग द डेटा। अच्छा, इफ प्लेयर बी स्कोर्ड 225 रन्स देन हाउ मच रन्स प्लेयर ए स्कोर्ड। अच्छा, देखो पहले तो ये कि भाई 2 बंदे हैं, दोनों बंदे मिलके 500 रन की पार्टनरशिप खेल रहे हैं, है ना। तो ये बात तो फैक्ट है कि एक ने कुछ बनाए होंगे और दूसरे ने भी कुछ बनाए होंगे। हो सकता है पहला 200 बनाए, दूसरा 400 बनाए, और पहला 200 बनाए और दूसरा 300 बनाए। लेकिन उन्होंने बता दिया है कि भाई अगर पहला स्कोर करता है 225, बी स्कोर करता है, ये 2 हैं ए और बी, अगर बी 225 बनाता है तो हम ए आराम से निकाल लेंगे। खैर वो बात की बात है, पहले हमें लीनियर इक्वेशन बनानी है पहली के लिए। तो एक काम करें, हम एक चीज़ मान के चलते हैं इसमें
कि 16 है ना, कि लेट द रन स्कोर्ड बाय ए, लेट द रन्स स्कोर्ड बाय ए बी एक्स, मान लो एक्स ने ए ने एक्स रन बनाए होंगे, एक्स रन्स, ठीक है। एंड फिर से लेट द रन्स स्कोर्ड बाय बी, बी ने कितने रन स्कोर करे होंगे, हालांकि क्वेश्चन में गिवन है 225, लेकिन हमें अभी एक लीनियर इक्वेशन बनानी है ना। मान लो बी ने, अभी आपको कुछ नहीं मालूम है, बस आपको मालूम है कि सर बी ने वाई रन से स्कोर करे हैं, है ना। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन, ए टी क्यू मीन्स अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सॉरी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दोनों मिलके कितने रन स्कोर करते हैं, 500 रन सर, दोनों मिलके। तो एक इक्वेशन तो मेरे पास ये बनी, फटाफट देखो कि ये इक्वेशन पहली के लिए किस में है, x प्लस वाई इक्वल टू 500, तो x प्लस वाई इक्वल टू इसी में दिख रहा है मुझे, तो पहली के लिए तो ये सही है। अब दूसरी का आंसर ऑटोमेटिकली ये हो जाएगा। कैसे हो जाएगा देखो, हमें दे रखा है कि b जो स्कोर कर रहा है वो 225 रन स्कोर कर रहा है, b मतलब y 225 रन ये बना रहा है, तो a कितने बना देगा, माइनस कर देंगे, ये तो बहुत कॉमन सेंस वाली बात हो गई। ये हो जाएगा आपका 5, 7 और 2, 275 रन बनाएगा a। ये इसी तरीके से ही हमारा आंसर हो गया। ये तो बहुत आसान वाला क्वेश्चन था, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी इस डेटा की मदद से हमें इसकी एक लीनियर इक्वेशन बनाना, फिर तो सॉल्व हो ही जाएगा, फिर तो बच्चों वाली बातें हो गई, है ना। अगला आते हैं, ये क्वेश्चन अच्छा लग रहा है मुझे। क्वेश्चन कह रहा है, अ पार्ट ऑफ मंथली एक्सपेंसेस ऑफ अ फैमिली ऑन मिल्क इज फिक्स्ड विच इज़ 700 रुपीज़। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि एक फैमिली है, उनके मंथली जो एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे हर फैमिली का मंथली एक्सपेंस होता है, उसमें 700 रुपये तो फिक्स्ड हैं जो दूध वाले को देने ही देने हैं। ये तो फिक्स है कि भाई तू ले जा 700 रुपये दूध के, ठीक है। एंड द रिमेनिंग वेरीज, वेरीज का मतलब है कि चेंज होता रहता है ना। वेरी का मतलब होता है चेंज होना। वेरीज विथ क्वांटिटी ऑफ मिल्क टेकन एक्स्ट्रा, अब कभी कभी एक्स्ट्रा मिल्क भी हमें लेना पड़ जाता है ना। क्वांटिटी ऑफ मिल्क टेकन एक्स्ट्रा एट द रेट ऑफ 25 पर लीटर, है ना। मतलब कभी कभी जब हम एक्स्ट्रा दूध ले लेते हैं, एक्स्ट्रा दूध कभी कभी लेना पड़ जाता है, तो हमें उसका एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ता है, जो होता है 25 रुपीज़ पर लीटर। मतलब 1 लीटर का हमें 25 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ता है, ठीक है। तो दे देंगे, ठीक है। इसके बाद क्या कह रहा है, टेकिंग क्वांटिटी ऑफ मिल्क रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा एस एक्स लीटर एंड टोटल एक्सपेंडिचर ऑन मिल्क एस वाई। ठीक है, सुनना ध्यान से, क्वेश्चन बहुत ध्यान से सुनना बेटा, फिर से एक बार समझा रहा हूँ मैं। अ पार्ट ऑफ मंथली एक्सपेंसेस ऑफ अ फैमिली ऑन मिल्क इज़ फिक्स्ड विच इज़ 700, मतलब 700 रुपये उसको दूध वाले को देने ही देने हैं, ये तो फिक्स्ड अमाउंट है, ठीक है। उसके बाद कभी कभी भाई ज़रूरत पड़ जाती है एक्स्ट्रा दूध लेने की, हर किसी को ज़रूरत पड़ती है, तो एक्स्ट्रा दूध का रेट क्या है, 1 लीटर 25 रुपये का है, ठीक है, ठीक है। यहाँ तक बात सबको समझ में आई। अब यहाँ पे कुछ एक्स वाई माना गया, किस किस को सुनना। टेकिंग क्वांटिटी ऑफ मिल्क रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा, जो हम एक्स्ट्रा लेते हैं ना ये वाला दूध, ये हमने ले लिया x लीटर, मतलब 1 लीटर हम 25 रुपये का ले रहे हैं, हो सकता है महीने में हमें 4 लीटर लेने की ज़रूरत पड़ जाए, 5 पड़ जाए। अब हमें एग्जैक्ट तो मालूम नहीं है हम ले कितना रहे हैं, हमने कह दी x लीटर ले रहे हैं, ठीक है, x लीटर हम ले रहे हैं, तो इसको तो हम यही सॉल्व कर देंगे। चलो x लीटर तो हम ले रहे हैं, ओके। साथ ही साथ में हम 700 रुपया दूध वाले को दे रहे हैं,
ये तो हम एक्स्ट्रा दूध ले रहे हैं x लीटर, और साथ में हम 700 रुपया दूध वाले को अलग से दे रहे हैं, और जो ओवरऑल जो खर्चा हो रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर ऑन मिल्क, जो दूध पे खर्चा जो हो रहा है वो y हो रहा है। अच्छा ये सॉरी, ये 25 रुपया पर लीटर है। अगर 1 लीटर, सुनना, अगर बेटे अगर 1 लीटर 25 रुपये का है, अगर 1 लीटर 25 रुपये का है तो x लीटर कितने रुपए का होगा, ये समझने वाली बात है, सुनना ध्यान से। देखो इसकी कहानी मैं समझाता हूँ आपको। अगर 1 लीटर दूध 25 रुपये का है, ठीक है, तो 2 लीटर कितने का होगा, तो आंसर है सर 2 × 25 का। 3 लीटर कितने का होगा, 3 लीटर, तो आंसर है 3 × 25 का। अच्छा सर अगर x लीटर हो तो x लीटर होगा x × 25 का, मीन्स 25x रुपीज़। ये तो 25 रुपये हो गए ना, है ना। इसी तरह अगर 1 लीटर 25 रुपये का है तो x लीटर हो गया हमारा 25x का, ठीक है। इसके बाद 700 रुपये वो फिक्स अमाउंट दे रहा है दूध का, और ओवरऑल मिला के जो दूध का खर्चा बना वो y रुपीज़ बना, ठीक है, बन जान दो। अब हमें इसकी मदद से एक लीनियर इक्वेशन क्रिएट करना है। तो अब आप बस लीनियर इक्वेशन में ये देख लो कि 25x कहाँ आ रहा है, x के साथ 25 जोड़ता हुआ कहाँ आ रहा है, तो मुझे खाली एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, वो है ये। अब आप कहोगे कि सर ये तो इससे मैच कर ही नहीं रही है, अभी मैच करेगी, देखना ध्यान से। अगर मैं 25x को यहाँ ले जाऊँ तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, बन गया, ये मेरी इक्वेशन आ गई। चाहे इसको ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, बात एक है। तो ये एक अच्छा वाला क्वेश्चन था, और मैं आपसे दोबारा फिर से कह रहा हूँ कि भले ही आप इसकी तैयारी कर रहे हो, एज अ कंपटीशन लेवल पे कर रहे हो, लेकिन इन वर्ड प्रॉब्लम्स की लीनियर इक्वेशन बनाना आपको सीखना आना चाहिए क्लास 10th के लिए, ओके। अब ये वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। इसमें क्या कह रहा है, सेम ये सारे के सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ही होंगे, इससे ज़्यादा मेरे हिसाब से कहीं बाहर जाएगा नहीं इससे। पहला क्या कह रहा है, अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हैज़ डैश सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली सॉल्यूशन होते हैं, ये मैंने बेसिक में बताया था। तो इनफाइनाइट p के लिए सर दोनों में आ रहा है, चलो अभी रुक जाओ। द ग्राफ ऑफ डैश लाइन हैज़ एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ x = k वेयर k इज़ एनी कॉन्स्टेंट नंबर। तो आप कहोगे कि सर आपने हमें बेसिक्स में बताया था कि ये मान लो एक हमारा कार्टेशियन प्लेन है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। अगर कोई लाइन, अगर हमें x = a पर चलना है, मतलब x = a हम यहाँ चले, तो इसकी जो लाइन बनेगी वो y एक्सिस की तो पैरेलल होगी, ये बेसिक में हमने सीखा है। या इधर चल लो या x की कुछ वैल्यू इधर चल लो, तो ये जो पैरेलल होगी ये y एक्सिस की ही तो होगी, होगी नहीं होगी। तो ये लाइन कैसी है, किस शेप में है, तो आंसर है ये वर्टिकल लाइन है। कैसी लाइन है, वर्टिकल लाइन है ये। तो द ग्राफ ऑफ वर्टिकल लाइन हैज़ एन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ x = k, या फिर x = a मान लो। तो वर्टिकल तो मुझे एक ही में दिख रहा है, इनफाइनाइट और वर्टिकल ये रहा, तो ये आंसर हो गया मेरा। लेकिन और देख लेते हैं, अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, जो लाइन x एक्सिस के पैरेलल होगी, मतलब ये मान लो मेरा कार्टेशियन प्लेन है, ये x एक्सिस है, y एक्सिस, जो लाइन x एक्सिस के पैरेलल होगी, मतलब ऐसे, वो y एक्सिस को कितने पॉइंट पर कट करेगी, ओनली 1 पॉइंट पर, एक ही पॉइंट पर तो कट कर रही है, तो यहाँ पे 1 होगा, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन द ग्राफ ऑफ इक्वेशन y = 2 और एंड y = -4 इज, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं, सुनो ध्यान से। ये कह रहा है कि y = 2 और y = -4 के बीच में कितनी डिस्टेंस होगी, तो बना लेते हैं इसको। जैसे मान लो ये मैंने कार्टेशियन प्लेन बनाया, क्वेश्चन नंबर किसके लिए, 18 के लिए। तो 1 2 3 4, ये y पॉजिटिव, यहाँ y नेगेटिव होता है,
ये x पॉजिटिव, यहाँ पे x नेगेटिव होता है, ये ओरिजिन हो गया, -1 -2 -3 -4, 2 3 4 -1 -2 -3 -4, ठीक है, -4 है। अब आपसे कह रहा है कि -2 और -4 के बीच की डिस्टेंस क्या है, तो कैसे कैलकुलेट करते हैं ये भी सीख लो। देखो 2 से 1 ये एक पहली डिस्टेंस, एक, ठीक, 2 3 4 5 6 डिस्टेंस हो गई। 1 2 3 4 5 6, मतलब 2 पॉइंट के बीच की जो दूरी होती है ना, वो उसकी एक डिस्टेंस मानी जाती है बेटा। इसी तरीके से हम पॉइंट टू पॉइंट के बीच में डिस्टेंस को मेजर करते हैं। जैसे मान लो यहाँ तो 2 और -4 के बीच में 6 यूनिट की डिस्टेंस है, तो ये तो ठीक है, ये आंसर हो गया। लेकिन अगर 2 और -2 के बीच में पूछता तो हम कहते कि सर 1 2 3 और 4 यूनिट की डिस्टेंस है। कितने यूनिट की? 4 यूनिट्स की। अच्छा, अगर 2 और 0 के बीच में पूछता तो ये होता 1 और 2 की डिस्टेंस, है ना। इस तरीके से हम डिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं। तो इसका आंसर सी हो गया। उसके बाद 19 क्या कह रहा है? 19 कह रहा है द इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द गिवन ग्राफ इज, मतलब ये जो ग्राफ बना हुआ है इसको कौन सी इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रही है। अच्छा देखो बेटे, इसको सॉल्व करने का तरीका एक ही है कि ये जो लाइन है ना, ये लाइन ये किसी ना किसी इक्वेशन के आधार पे बनी होगी। सिमिलरली ये वाली जो लाइन है ये भी किसी ना किसी इक्वेशन के बेसिस पर बनी होगी। तो इसका आंसर, इसका तरीका एक ही है, इसका तरीका एक ही है कि हम इस लाइन की जो भी इक्वेशन हो, जैसे मान लो यहाँ पे हर पॉइंट में दो दो इक्वेशन गिवन है ना, हम इस पॉइंट्स को, इस लाइन की जो कोऑर्डिनेट्स है ना ये वाले, हम इनको इसमें या इसमें रख के देख लेते हैं और जो भी सेटिस्फाई कर जाए मतलब वही हमारी इक्वेशन बन जाएगी। उल्टा चालू करते हैं, जैसे मान लो उल्टा चालू करते हैं, कभी कभी बहुत सीधे चल रही है, थोड़ा सा उल्टा चालू, थोड़ा उल्टा भी चल लेते हैं। तो आपके मन में एक बात आ रही होगी कि सर हम ऑप्शन बेस पे जा रहे हैं, ऑप्शन बेस्ड सॉल्व कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है, हम ऑप्शन को लेके सॉल्व कर रहे हैं। तो जैसे मान लो ये जो लाइन है ना, इस लाइन की इक्वेशन मेरे लिए, मैं अपनी तरफ से मान के चल रहा हूँ, इस लाइन की इक्वेशन ये होगी, अपनी तरफ से मान रहा हूँ, मैं टेस्ट करके देख रहा हूँ। और अगर इसका कोई भी कोऑर्डिनेट में उठा के इसमें रख दूँ और आंसर अगर 4 आ जाए तो वही मेरा आंसर हो जाएगा, है ना। देखते हैं 8x माइनस ये लाइन, ये जो लाइन है ये कौन सी इक्वेशन की है? 8y माइनस 6x इक्वल टू 4 की। तो इसका मतलब ये पॉइंट्स जो है ना, कोऑर्डिनेट्स, ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। चेक कर लेते हैं, ये x हो गया, ये y हो गया, तो 8y। अच्छा, अगर मैं 8y की जगह 2, मतलब 8 इंटू 2 16 माइनस 6 इंटू 2 12 इक्वल टू 4, तो 4 इक्वल टू 4 बड़ा सही आ गया बिल्कुल। इसका मतलब मेरा सिक्स सेंस जो था मेरा काम कर गया। अब आप कहोगे सर ज़रा ये वाले पॉइंट भी इसमें रख के दिखा दो तो वेरीफाई हो जाए। कल रख लो, यहाँ पे मैं y की जगह -1 रख रहा हूँ तो माइनस का 8, और x की जगह -2 रख रहा हूँ तो -2 इंटू -6 प्लस का 12, तो ये प्लस का 4 बन गया। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। इसका मतलब मेरे लिए जो आंसर है वो डी ही है। और इस लाइन की इक्वेशन कौन सी है? ये वाली। और इस लाइन की इक्वेशन कौन सी होगी? ये वाली। एक पॉइंट सेटिस्फाई करा लो, मान लो मैंने 3,2 को यहाँ सेटिस्फाई कराया, तो 3 3 9 माइनस 4 2 8 इक्वल टू 1, तो 1 इक्वल टू 1 बिल्कुल सही आ रहा है भाई, मज़ा आ गया। तो कभी कभी उल्टा चलने में भी फ़ायदा हो जाता है बेटा, है ना। चलो तो आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा लीनियर इक्वेशन में बेटा? ये सब चीज़ें आपको अभी से सीखनी पड़ेंगी, सिर्फ इसको कंपटीशन के बेस पे मत देना, यूँ समझो आप क्लास 10th के लिए भी प्रिपेयर हो रहे हो, ओके ना। तो
मैच द लीनियर इक्वेशंस इन कॉलम 1 एंड देयर सॉल्यूशन इन कॉलम 2। अच्छा, ये कुछ इक्वेशंस गिवन है मेरे पास और इसके ये किसी ना जैसे मान लो इस इक्वेशन का इसमें से कोई एक सॉल्यूशन है तो वो हमें फाइंड करना है। अब इसका क्या तरीका है मालूम है? हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हो कि सर ऑप्शन पे चले जाओ कि मान लो मैं ये वाले कोऑर्डिनेट्स इसमें रख के देख लूँ, अगर 24 आ जाता है तो ठीक है, नहीं आ जाता है तो मतलब ये सॉल्यूशन नहीं होगा, हो सकता है कोई और हो। ठीक है, तो रख के देखते हैं। मैंने मान लिया चलो ये कोऑर्डिनेट्स इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, तो होगा तो उसको सेटिस्फाई भी होना चाहिए। सेटिस्फाई करेगा, देख लो 4 2 ज़ा 8, एक्स की जगह 8 प्लस -3 इंटू 3 -9, तो ये -1 आ रहा है, ये तो नहीं है। 2, 3 रख के देख लो, 4 2 ज़ा 8, 3 3 ज़ा 9, 9 8 17, नहीं आ रहा, ये भी नहीं है। ये रख के देख लो, अच्छा ये तो होगा ही नहीं, तो मुझे दूर से दिख रहा है, होगा ही नहीं, 4 तो होगा ही नहीं। थर्ड रख के देख लो, 4 3 ज़ा 12, एक्स की जगह 3 और 3 3 ज़ा 9, वो सॉरी 4 3 ज़ा 12, 24। हाँ ये है मतलब P का थर्ड एक सॉल्यूशन है, जो थर्ड कोऑर्डिनेट है ना, ये P का एक सॉल्यूशन है ना। अब आप देखो P का थर्ड किस में है, तो इसमें है, एक इसमें है, तो ये दिक्कत वाली बात हो गई। लेकिन एक आसान वाली बात है कि अब देखो Q का या तो फर्स्ट होगा या Q का फोर्थ होगा, तो Q के कोऑर्डिनेट मैच कर लो, देख लो Q को पहले फर्स्ट से सेटिस्फाई करा के देख लो, x की जगह 2 रखो तो ये हो जाएगा 2/2 1, और y की जगह -3 रखो तो ये हो जाएगा -3, यहाँ पे प्लस बन जाएगा, तो 3/3 1 2, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो Q का हमारा हो गया हमारा फर्स्ट। Q इक्वेशन को जो है वो फर्स्ट के कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई कर रहा है फुल्ली, तो ये मेरा आंसर हो गया। ये तरीका है इसको सॉल्व करने का कम समय में। अब बड़े समय में कैसे करेंगे, वो जो सीखना चाहता है वो एक बार मुझसे कांटेक्ट कर ले। इसको भी अगर इसको बड़े तरीके से करना है तो कैसे करेंगे, वो जो सीखना चाहता है वो भी मुझसे कांटेक्ट कर ले। लेकिन कम समय में कैसे करेंगे वो आपको समझ में आ गया कि भैया ऑप्शन पे चले जाओ, काम खत्म। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये था हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। उसके बाद हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5, और चैप्टर नंबर 6 के मैं आपके पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। देन गो थ्रू दैट लेक्चर, है ना। सो कीप एंजॉइंग एंड कीप स्टडिंग मैथमेटिक्स।